In this question, it is saying that among Pooja, Priya, Puspa, Pinky, Poonam and Padma, who is tallest? आपको 3 डेटा गिवन है और उसमें आपको पता करना है who is tallest. डेटा 1 में क्या गिवन है बच्चों? Priya is taller than Pooja and Poonam. So Priya is taller than Pooja and Poonam. सही सुनो. तो यहां से पूजा और पूनम तो रूल्ड आउट है कि ये टॉलेस्ट होगा. सेकेंड डेटा में क्या कह रहा है? पद्मा इज टॉलर देन प्रिया बट शॉर्टर देन पिंकी. इट मीन्स पद्मा इज टॉलर देन प्रिया और ये शॉर्टर देन है पिंकी. ठीक है. सो अगर ये पिंकी से शॉर्टर है तो ऑब्वियस ही बात है पद्मा ने 4 लोगों को और रूल आउट कर दिया. किसको किसको? प्रिया, पूजा, पूनम और खुद अपने आप को, सिंस पिंकी इससे बड़ी है. तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद बचा कौन? अगर पिंकी टॉलेस्ट नहीं है तो ऑफ कोर्स एक ही है और वो कौन सी होगी? पुष्पा. सही सुनो. सो पुष्पा विल बी द टॉलेस्ट. सो अगर हम डेटा 1 और 2 को मर्ज करें तो हमें आंसर मिल जाएगा हु इज द टॉलेस्ट. सो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 एंड 2. In this question it is saying that how is मन is coded in a code language. मन का कोड यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है और आपके पास 3 डेटा गिवन है, डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3. अगर आप क्लोजली इस तीनों डेटा को देखोगे बच्चों तो यहाँ पे मन सिंपली फर्स्ट डेटा में है और फर्स्ट डेटा में फर्स्ट पार्ट के अलावा कहीं पे भी मन नहीं है. अगर सेकेंड डेटा की बात करो तो यहाँ पे मन कहीं पे भी नहीं है. थर्ड डेटा में भी एक बार फर्स्ट पार्ट में मन है, बाकी कहीं पे भी मन नहीं है. तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करें तो यहाँ पे मन सा जा है और इसका कोड है डीप डार्क हॉर्स और यहाँ पे है मन पा लो इस कोडेड एज रन डार्क नाइट. तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से सिर्फ कॉमन मिलेगा डार्क और यहाँ पे कोड मिलेगा मन. सो ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट और थर्ड से हमें कोड मिल जाएगा मन का डार्क. ये क्लियर है. सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए. Only 1 and 3 are sufficient to answer the question. In this question it is saying that how many daughters does Q have. पूछ रहा है Q के कितने डॉटर्स हैं और आपके पास 3 डेटा गिवन है, डेटा 1, 2 एंड 3. अगर फर्स्ट डेटा को देखोगे बच्चे तो यहाँ पे कह रहा है आर्स फादर इज हस्बैंड ऑफ Q. इट मीन्स आर के फादर है S और ये हस्बैंड है Q के. इट मीन्स ये पॉजिटिव है और यहाँ पे Q नेगेटिव. इट मीन्स S और Q दोनों क्या होंगे? कपल होंगे, मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ. नाउ डेटा 2 में क्या कर रहा है? आउट ऑफ द 3 चिल्ड्रन S हैज ओनली 1 इज बॉय. मीन्स S के जो 3 चिल्ड्रन हैं उसमें से सिर्फ एक ही लड़का है. सो बाकी क्या हो जाएगी? डॉटर्स हो जाएंगी, लड़की हो जाएंगी. से सुनो. तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि Q के कितनी डॉटर्स है. ऑफ कोर्स 3 में से अगर 1 बॉय है तो 2 क्या हो जाएगा? गर्ल्स. तो Q के कितनी डॉटर्स हो जाएंगी? 2 डॉटर्स. सो आप डेटा 1 और 2 को कंबाइन करके ये बता सकते हो कि Q की कितनी डॉटर्स हैं. क्लियर है. अब थर्ड में क्या कर रहा है? M and N आर सिस्टर ऑफ आर्स. ये हमारे लिए इररिलेवेंट है. ऑलरेडी हमें सिर्फ पता करना था कि Q के कितने डॉटर है जो डेटा 1 और 2 से क्लियरली विजिबल है. सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ई. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट इज रवि हेवियर देन रोहित. आपको पता करना है रवि में और रोहित में हेवियर कौन है. अगर आप फर्स्ट डेटा की बात करो तो डेटा 1 में क्या गिवन है? रोहित इज नॉट लाइटर देन रंजन. तो रोहित रंजन से क्या होगा? अगर लाइटर नहीं है तो ये तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके? रंजन के. डन. डेटा 2 में क्या गिवन है बच्चों? रतन इज ऑफ द सेम वेट एज रवि. तो रतन ये इक्वल है रवि के. लेकिन नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है? रोहित इज हेवियर देन रतन. इट मीन्स रोहित हेवियर देन रतन के है. इट मीन्स रोहित इज हेवियर देन किसके होगा? रवि के. सो हमें डेटा 2 से ये पता चल जाएगा कि रवि रोहित से क्या है? लाइटर है. सो हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चे? बिकॉज सिर्फ डेटा 2 से आप आंसर निकाल सकते हो. क्लियर है. लेकिन डेटा 1 से आप आंसर नहीं निकाल. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हाउ इज M रिलेटेड टू N. आपसे पूछ रहा है कि M N से कैसे रिलेटेड है. डेटा 1 में क्या गिवन है? M मदर इज मैरिड टू O. इट मीन्स
अगर ये M है तो इसकी मदर की शादी हुई है किससे? O से। इट मीन्स ये नेगेटिव और ये O क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? सेकेंड डेटा में क्या कह रहा है? N इज द सन ऑफ O। ओके, N O का सन है तो ये पॉजिटिव है। Who has two sons but no daughter? तो अगर M की मदर और O हस्बैंड वाइफ है तो ऑब्वियस सी बात है M भी O के लिए क्या हो जाएगा? चाइल्ड हो जाएगा, सेम चाइल्ड। और ये गिवन है who has two sons but no daughter, तो ऑफ कोर्स M भी क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। तो M N से कैसे रिलेटेड होगा? एज ए ब्रदर। सही सुनो। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ई। यहां से हम बोल सकते हैं कि डेटा 1 और 2 को कंबाइन करने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि M N से कैसे रिलेटेड है। क्लियर है बच्चों? In this question, it is saying that among P, Q, R, S and T seated in a straight line facing south, who sits exactly in the middle of the line? टोटल आपके पास 5 पर्सन्स गिवन है P, Q, R, S, T और आपको बताना है कि एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठा हुआ है। क्लियर है? आपके पास दो डेटा गिवन है, डेटा 1 एंड डेटा 2। डेटा 1 में क्या कह रहा है? P सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। तो देखो P का पोजीशन दो ही हो सकता है और वो हो सकता है या तो P यहां पे होगा, नहीं तो P यहां पे होगा। क्यों कह रहा है P सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S? इट मींस अगर S यहां पे है तो P यहां पे होगा, इसके थर्ड लेफ्ट में, सिंस ये सारे साउथवर्ड फेसिंग में है। ये क्लियर है बच्चों? तो यहां से फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अगेन P यहां पे हो सकता है जब S का पोजीशन कहां पे हो? यहां पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये सारे साउथवर्ड फेसिंग है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद डेटा 1 में नेक्स्ट पार्ट में क्या करा है? Q सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ R। तो अगर बच्चों आप इस अरेंजमेंट को देखो तो Q इमीडिएट राइट है R के, तो ऑब्वियस सी बात है R का पोजीशन यहां पे होगा और Q यहां पे होगा। इसके अलावा दोनों एक साथ कहीं नहीं बैठ सकते। और अगर ये अरेंजमेंट है तो यहां पे क्या होगा बच्चे? Q होगा यहां पे और R यहां पे। तो डेटा 1 से आपको ये दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स मिला, लेकिन ये कंप्लीट अरेंजमेंट नहीं है। अगर हम डेटा 2 की बात करें तो डेटा 2 में क्या कह रहा है? Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P। अब देखो यहां पे गिवन है Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P। इट मींस P और Q के बीच में एक का गैप है और Q P के राइट में है। और सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है? T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S। मींस S और T या T और S ये अरेंजमेंट नहीं होगा। इस दोनों केसेस में SC और TS के केस में ये दोनों आपस में नेबर हो जाएंगे। ये क्लियर है? तो देखो ये तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट से आपको दो अरेंजमेंट मिला है, लेकिन वहां से मिडिल में कौन है ये आप आंसर नहीं बता सकते। क्यों? यहां पे मिडिल में R है और यहां पे मिडिल में Q है। अगर हम इस दोनों डेटा को अगर हम कंबाइंड कर दें, Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P, इट मींस ये वाला अरेंजमेंट क्या है? वैलिड है। yes or no? और ये वाला भी अरेंजमेंट क्या है? वैलिड है। तो ये तो दोनों में फिट हो रहा है। लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S। तो अगर T इमीडिएट नेबर ऑफ S नहीं है तो फर्स्ट केस में T का पोजीशन यहां हो सकता है और सेकेंड केस में T का पोजीशन यहां हो सकता है। ये क्लियर है? क्योंकि T के लिए एक ही वैकेंट प्लेस है। लेकिन इस वाले केस में S और T एक साथ नहीं है, लेकिन इस वाले केस में T और एक साथ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनवैलिड। सो अगर हम डेटा 1 और डेटा 2 को कंबाइन कर दे तो हमें सिंपली एक ही अरेंजमेंट मिलेगा और वो अरेंजमेंट कैसा होगा? S Q R P T। और यहां से हम बोल सकते हैं कि मिडिल में कौन सा बच्चों? R। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर E। अगर हम दोनों डेटा को कंबाइन कर दें तो हम ये बता सकते हैं कि मिडिल में कौन सा होगा, लेकिन किसी भी एक इंडिविजुअल डेटा से आप ये आंसर नहीं दे सकते। In this question it is saying that each A, B, C and D play exactly one among chess, caroms, cricket and football. Who plays chess? आपको पता करना है दो डेटा के बेसिस पे कि चेस कौन खेल रहा है। डेटा 1 में क्या गिवन है कि A प्ले कैरम्स। सो A तो कैरम के लिए रिजर्व हो गया। क्लियर है? डेटा 2 में क्या कर रहा है? D प्लेज नाइदर फुटबॉल एंड क्रिकेट। सो D
ना ही फुटबॉल खेल रहा है और ना ही क्रिकेट खेल रहा है। कैरम ऑलरेडी ए प्ले कर रहा है, डी फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डी के लिए बचा कौन सा स्पोर्ट्स, वो होगा चेस। नो, सो हम ये बोल सकते हैं कि डेटा 1 और 2 को कंबाइन करने के बाद ये पता चल जाएगा कि चेस कौन खेल रहा है, और वो कौन सा होगा पर्सन, डी। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर बाय यूजिंग द स्टेटमेंट अलोन। In this question, it is saying that who is the tallest among A, B, C and D? और डेटा 1 में क्या गिवन है, A is taller than C, who is taller than B. It means A is taller than C, who is taller than B. डेटा 2 में क्या गिवन है, D is taller than C. देखो यहाँ पे A is taller than C और C is taller than B है, सो ऑब्वियस ही बात है A इज टॉलर देन B एंड C, ये टुगेदर तो दोनों पता है, और अगेन यहाँ पे D इज टॉलर देन C, लेकिन हमें ये नहीं पता कि A और D में क्या रिलेशन है। क्लियर है, अगर इन दोनों को मर्ज भी कर दे तो D के लिए दो पोजीशन है, या तो ऐसा हो सकता है कि D इज ग्रेटर देन A और ग्रेटर देन C, या ऐसा हो सकता है A इज ग्रेटर देन D एंड ग्रेटर देन C। तो यहां से ये क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि हु इज द टॉलेस्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हु अमंग M, N, O, P and Q इज ओल्डेस्ट, एंड डेटा 1 में क्या गिवन है, M इज ओल्डर देन O बट नॉट एज ओल्ड एज N। इसका क्या मतलब है, M इज ओल्डर देन O बट नॉट एज ओल्ड एज N, it means N is greater than M and M is greater than O. डेटा 2 में क्या गिवन है, P is older than N, it means P is older than N but not as old as Q, it means Q से ये क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से, तो ये पता करना डिफिकल्ट है कि हु इज ओल्डेस्ट, लेकिन अगर हम इन दोनों को मर्ज करते तो हमें क्या मिलेगा, Q is greater than P, P is greater than N is greater than M and M is greater than O. It means Q सबसे बड़ा है, it means Q क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द स्टेटमेंट अलोन। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट देयर आर 4 persons, Ramya, Soumya, Jamuna and Archana. How many persons are older than Ramya? डेटा 1 में क्या गिवन है, सौम्या इज ओल्डर देन एग्जैक्टली 2 persons, सो यहां पे रहा सौम्या और ये 2 पर्सन से ओल्डर है, सो लेट से ये फर्स्ट पर्सन है P1 और ये सेकंड पर्सन है P2। ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, लाइक ऐसे भी हो सकता है P2 और यहां फिर P1। ये क्लियर है बच्चों। नाउ कम टू डेटा 2। डेटा 2 में क्या कह रहा है, राम्या इज नॉट यंगर देन सौम्या। अगर राम्या सौम्या से यंगर नहीं है तो होगा क्या, राम्या या तो ग्रेटर होगा और नहीं तो इक्वल होगा किसके, सौम्या के। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दे तो हमें क्या मिलेगा, राम्या इज ग्रेटर देन इक्वल टू सौम्या और सौम्या इज ग्रेटर देन 2 persons, ये P1 और P2। ये क्लियर है। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर ओल्डर देन राम्या। अपने आप में ये 2 स्टेटमेंट को मर्ज किए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है राम्या ग्रेटर देन सौम्या ग्रेटर देन P1 एंड P2, दूसरा है राम्या इक्वल टू सौम्या और ग्रेटर देन क्या है, P1 P2। क्लियर है। देखो यहां से भी कोई भी पर्सन नहीं है जो राम्या से ओल्डर हो, तो कितने होगा, 0। यहां से भी अगर आप देखोगे तो यहां पे भी सौम्या राम्या के इक्वल हो सकता है, ओल्डर तो नहीं होगा, तो यहां पे भी कितने पर्सन्स ओल्डर है राम्या से, 0। तो आप ये बोल सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। If the question can be answered by using both the statement together but cannot be answered by using the statement alone. ये clear है। In this question it is saying that there are 4 friends A, B, C and D. What is the difference
इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड डी। आपको पता करना है कि ए और डी के बीच में डिफरेंस ऑफ मार्क्स क्या है। डेटा 1 में क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड सी इज 20। ओके, ए माइनस सी के बीच में जो मार्क्स का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 20 के। एंड इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी एंड डी इज, और बी और डी के बीच में डिफरेंस कितना है बच्चों, 15 का। सेकेंड डेटा में क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी एंड सी इज 18। सो बी माइनस सी में डिफरेंस ऑफ मार्क्स किसके इक्वल है, 18 के, और बी गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। ओके, अल्टीमेटली आपको आंसर लाना किसके किसके बीच में है, ए माइनस डी के बीच में। सो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, डेटा 1 में अगर हम दोनों इंफॉर्मेशन को अगर ऐड कर दें तो क्या लिखेंगे, ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू कितना होगा, 20 प्लस 15। ये क्लियर है। इसको लिटिल बिट अगर हम रीअरेंज कर दे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस डी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या है, 35। अब हमें इतना पता है बी माइनस सी का वैल्यू डेटा 2 से कितना है, 18 के। सो अगर हम ए माइनस डी प्लस 18 इज इक्वल टू 35 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए माइनस डी इज इक्वल टू 35 माइनस 18, और वो वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 27 के। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। In this question, it is saying that who is the tallest among Shashi, Ramu, Govind, Naveen and Ashok? आपको पता करना है इसमें से सबसे टॉलेस्ट कौन। डेटा 1 में क्या गिवन है, नवीन इज टॉलर देन शशि एंड रामू बट शॉर्टर देन गोविंद। ओके, सो नवीन इज टॉलर देन शशि एंड रामू बट शॉर्टर देन क्या है, गोविंद। ओके, डेटा 2 में क्या गिवन है, अशोक इज टॉलर देन रामू बट शॉर्टर देन नवीन, बट शॉर्टर देन नवीन। ये क्लियर है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें बच्चे, डेटा 1 से तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा सिंस इसमें अशोक मिसिंग है, अशोक का पोजीशन कहाँ है वो नहीं पता। इंडिविजुअल अगर डेटा 2 की बात करें तो नवीन, अशोक और रामू है, यहां से हमें यह पता नहीं चलेगा कि वहां पे गोविंद कहां पे है। अगर इन दोनों को हम मर्ज कर दे तो हम क्या लिख सकते हैं, गोविंद इज ग्रेटर देन नवीन। अब नवीन इज ग्रेटर देन अशोक है तो यहां पे आएगा अशोक, अशोक ग्रेटर देन किसके हैं, रामू के। ठीक है, और ये भी गिवन था कि नवीन ग्रेटर देन किससे था, शशि से। यहां पे जी ग्रेटर देन एन हो और एन ग्रेटर देन क्या हो, एस हो, और फिर ए हो और ये आर हो, और जी ग्रेटर देन एन हो और ग्रेटर देन ए हो और एस हो और ग्रेटर देन आर हो। हमें टॉलेस्ट तो पता चल जाएगा ना कि इन दोनों सिचुएशन में टॉलेस्ट कौन सा है, गोविंद है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। क्लियर है बच्चों। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हु अमंग अरुण, भार्गव एंड चड्डा इज द मोस्ट एफिशिएंट। यहां पे एफिशिएंसी की बात कर रहा है। डेटा पर में क्या गिवन है बच्चों, टू कंप्लीट a work, Chadda takes 5 times as much time as Arun and Bhargav take working together. It means Chadda और अगर अरुण और भार्गव के एफिशिएंसी की बात करोगे बच्चे तो ये रिवर्स होगा। यहाँ पे टाइम की बात करें तो ये कह रहा है 5 टाइम्स है, 5:1 के रेशियो में है। अगर ये 1 यूनिट टाइम लेगा तो ये 5 यूनिट लेगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या मिल जाएगा, अगर ये 1 यूनिट काम करेगा चड्डा तो अरुण प्लस भार्गव कितना काम करेगा, 5 यूनिट। ये क्लियर है। डेटा 2 में क्या कह रहा है, टू कंप्लीट ए वर्क अरुण टेक्स एज मच टाइम एज भार्गव एंड चड्डा टेक वर्किंग टुगेदर। इट मींस अगर हम अरुण और भार्गव प्लस चड्डा की बात करें तो इन दोनों में टाइम का रेशियो इक्वल है। अगर ये 1 यूनिट टाइम ले रहा है तो ये दोनों भी 1 यूनिट टाइम ले रहा है। इट मींस एफिशिएंसी का रेशियो यहां पे भी क्या होगा, 1 यूनिट और 1 यूनिट। क्लियर है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी इनटू टाइम किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। ये क्लियर है। तभी तो हमने यहां पे अगर दोनों सेम वर्क कर रहे हैं तो हमने एफिशिएंसी का रेशियो यहां से आप क्या लिख सकते हो, E1 T1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2 इंटू T2। इट मींस E1 बाई E2
इज इक्वल टू क्या मिलेगा, T2/T1। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में इस तरह की चीजें मैंने आपको बताई है। अब देखो, अगर आप डेटा 1 को एनालाइज करोगे तो यहाँ पे चड्डा की इफिशियंसी अगर 1 यूनिट है तो अरुण और भार्गव की कंबाइंड इफिशियंसी 5 यूनिट है। तो ये 5 मिलियन ऑफ तरीके से आ सकता है। हो सकता है कोई 4.5 यूनिट कर रहा हो और दूसरा 0.5 कर रहा हो सकता है ये 3 यूनिट कर रहा हो, ये 2 यूनिट कर रहा है, हो सकता है ये 4.99 यूनिट कर रहा हो और ये 0.01 यूनिट कर रहा है। से सुनो, तो इस केस में कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा जहां पे आप इफिशियंसी को फाइंड कर सको। सो आप ये नहीं बता पाओगे हु इज द मोस्ट इफिशियंट। क्लियर है? अगर आप डेटा 2 की बात करें तो डेटा 2 में क्या कह रहा है, अरुण और भार्गव प्लस चड्डा ये दोनों की इफिशियंसी इक्वल है। अगर अरुण 1 यूनिट काम कर रहा है तो भार्गव प्लस चड्डा भी 1 यूनिट काम कर रहा है। इसका क्या मतलब है, ये दोनों कैसे भी हो, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेट्स से 0.5 0.5 और 0.8 और 0.2, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी अरुण के इक्वल है। इट मींस अरुण इकलौता सबसे ज्यादा काम कर रहा है। से सो नो, सो हम यहां से बोल सकते हैं कि मोस्ट एफिशिएंट कौन सा होगा, अरुण। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय द यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। क्लियर है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट हाउ मच डज द क्लॉक लूज इन अ डे। आपको पता करना कि क्लॉक एक दिन में कितना लूज करता है। डेटा 1 में क्या गिवन है, एट 6 AM द क्लॉक शोइंग 5:55 AM। ओके, 6 AM पे क्लॉक इंडिकेट कर रहा है 5:55 AM। अगर हम इन ए डे की बात करें तो नॉर्मल डे कब से स्टार्ट होता है, मिडनाइट 00.00 और 00 से सुनो। सो अगर यहां से हम 6 AM की बात करें तो टोटल 6 आवर के गैप में क्लॉक ने कितना लूज करा है, 5 मिनट लूज करा है। सो यहां से 24 आवर में क्लॉक कितना लूज करेगा, 5 × 4 दैट इम्प्लाई 20 मिनट्स। सो फर्स्ट डेटा से एक दिन में कितना लूज करेगा वो हमें पता चल गया, 20 मिनट। अब देखते हैं सेकंड डेटा। सेकंड में क्या कह रहा है, द आवर हैंड एंड मिनट हैंड कॉन्साइड एवरी 67 मिनट्स ऑफ द करेक्ट टाइम। ओके, मिनट हैंड और आवर हैंड ये कॉन्साइड करते हैं एवरी 67 मिनट्स में। क्लियर है बच्चे? मैंने आपको बहुत सारा वीडियो बताया था क्लॉक का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो इसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। इतना आपको पता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड नॉर्मल क्लॉक में जहां पे क्लॉक डिफेक्टिव नहीं है उसमें कितनी देर बाद मिलते हैं, 65 5/11 मिनट्स में। क्लियर है? और यहाँ पे 67 मिनट्स में मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 24 आवर में कितना डिले होगा हम यहाँ से पता कर सकते हैं। और वो अब मैंने आपको क्या बताया था, सिंपली 67 - 65 5/11, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या कर देते हैं 67 और इंटू क्या निकाल देते हैं 1440 टोटल। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा। ये क्लियर है बच्चों? तो यहां से भी डेटा 2 से भी आपको पता चल जाएगा कि कितना वॉच लूज कर रहा है एक दिन में। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक। देखो, अगर ये क्लॉक है सो ये रहा 3 और ये रहा 4। डेटा 1 में क्या गिवन है कि आर हैंड इज इन बिटवीन 3 and 4। तो आर हैंड 3 और 4 के बीच में है। लेट्स से कहीं ये आर हैंड है। क्लियर है? डेटा 2 में क्या कह रहा है कि मिनट हैंड इज एग्जैक्टली एट 6। तो मिनट हैंड एग्जैक्टली ये 6 की तरफ शो कर रहा है। ये क्लियर है बच्चों? तो ये अगर 6 की तरफ शो करेगा इससे क्या मतलब है कि वॉच ने 3 और 4 के बीच की हाफ जर्नी कंप्लीट कर ली है। सो अगर 3 और 4 के बीच में अगर एंगल 30 डिग्री है सो हाफ जर्नी में ये एंगल कितना मिल जाएगा, 15 डिग्री। सेफ नो, तो आप यहां से ये 15 डिग्री और ये टोटल 60 डिग्री, तो दोनों के बीच में एंगल कितना मिल जाएगा, 75 डिग्री। सो हम ये बोल सकते हैं कि डेटा 1 और 2 दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें आंसर मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द आइदर स्टेटमेंट अलोन। In this question it is saying that how B related to A.
आपको पता करना है कि बी और ए में क्या रिलेशन है। फर्स्ट डेटा में क्या गिवन है, ए इज द सन ऑफ सी, इट मीन्स ये सी, ए का बेटा ये, तो ये पॉजिटिव, एंड सी इज द ब्रदर ऑफ बी, और सी का भाई ये बी, सो ये रहा पॉजिटिव। सेकेंड डेटा में क्या कह रहा है, ए इज द फादर ऑफ डी, ए इज फादर ऑफ डी एंड डी इज द सन ऑफ बी। डेटा वन में क्या गिवन है, ए इज द सन ऑफ सी, सो ये रहा सी और ए इसका सन है, क्लियर है, सो ये पॉजिटिव, एंड सी इज ब्रदर ऑफ बी, और सी बी का ब्रदर है, क्लियर है। अब कह रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, सो यहां पे बी का जेंडर पता नहीं है और पूछ रहा था कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो ये बी पॉजिटिव भी हो सकता है और बी निगेटिव भी हो सकता है, से ऐसा नो। सो डेटा वन से आप कोई भी करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। नाउ कम टू द डेटा टू। डेटा टू में क्या कह रहा है, ए इज फादर ऑफ डी, ओके, ए डी का फादर है, ठीक है, और ये डी बी का सन है। तो देखो अगर डेटा टू में देखोगे तो यहां पे ए तो फादर है और ये बी का भी बेटा है डी, तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी आपस में क्या होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ ही हो, तभी तो, सिंस एक आदमी के दो फादर होंगे नहीं, तो ये आपस में क्या है, हस्बैंड और वाइफ है। सो अगर अब ए और बी के रिलेशन की बात करोगे तो बी ए के लिए क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, से सुनो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। क्लियर है बच्चों।